तो आज हम अपना 12th क्लास का जो न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो लास्ट वीडियो में हमने गॉस का नियम पढ़ चुके हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अर्थात फाई E = Q/ε0। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम इस गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि गॉस के नियम की मदद से हम किसी भी आवेश निकाय के लिए जहाँ पे कि आवेश का सतत वितरण हो वहाँ उसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो फर्स्ट अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा और उसके बाद आराम से हो जाना है कुछ प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात बता रही कि अनंत लंबाई, ठीक है, के एक समान आवेशित सीधे तार। ठीक है, तो एक तार है, ठीक है, जो एक समान आवेशित है मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, अनंत लंबाई है। तो उसके पास पे निकट पे कोई बिंदु होगा जहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि हमसे कहा कि एक समान आवेशित सीधा तार और जिसकी लंबाई अनंत हो, तो हमने एक अनंत लंबाई का एक समान सीधा आवेशित तार ले लिया है। ठीक है, देखिए अनंत लंबाई मतलब ये जो तार है इसकी जो ऊपर और नीचे मैं डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर रही हूँ, इसका मतलब है कि इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, अनंत है। ठीक है, और एक समान रूप से आवेशित है। तो मान लिया कि हमने ये जो तार है ये एक समान रूप से धनावेशित है। ठीक है, चूंकि इस पूरे तार में आवेश सेम है तो अतः इसके चारों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान होगी। ठीक है, तो अब हमने अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो हम मान लेते हैं कि इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, हमने इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया। तो अब हम फर्स्ट स्टेप तो हमने क्या किया कि हमने जो क्वेश्चन में दिया था हमने वो कर लिया कि अनंत लंबाई का एक सीधा तार ले लिया जो कि एक समान रूप से धनावेशित है। ठीक है, अब हमने दूसरा स्टेप क्या किया कि जिस तार के निकट हमने एक बिंदु P कंसीडर कर लिया जहाँ पे कि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीसरा स्टेप क्या होगा कि इस बिंदु P से होकर जाता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, इसमें गॉस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पहले हम जिस बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उससे गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और गॉसियन पृष्ठ भी इस तरीके से लेंगे कि जो कि पूरे चार्ज आवेश को घेरे रहे। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारा कोई अनंत लंबाई का तार है सपोज। ठीक है, तो जो गॉसियन पृष्ठ होगा देखिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कंसिडर करेंगे ताकि उसके अंदर ये आवेशित तार आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एक गॉसियन पृष्ठ हम कंसिडर करेंगे। देखिए ठीक है, तो अब एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं जो कि बिंदु P से होकर गुजरे। तो देखिए अब हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कंसिडर कर लिया है जो कि बिंदु P से होकर गुजर रहा है। ठीक है, और माना कि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई है वो L है। देखिए इस तरीके से गॉसियन पृष्ठ की लंबाई हमने कंसिडर कर ली, L है। ठीक है, तो लंबाई भी हमने कंसिडर कर ली। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस गॉसियन पृष्ठ के हर पृष्ठ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे। तो देखिए इस गॉसियन पृष्ठ के हर पृष्ठ पे एक हम छोटे छोटे से क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे और प्रत्येक पृष्ठ के लिए हम उससे गुजरने वाला उस छोटे से लघु अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। देखिए जैसे अगर हम सिलेंडर की बात करें तो एक पृष्ठ तो एक सतह तो उसकी वक्राकार, ये देखिए एक पृष्ठ ये हो गया जो वक्राकार पृष्ठ है और दो पृष्ठ क्या हो जाएंगे इसके ऊपर जो इस तरीके से होंगे। ठीक है, इसके अगर हम ढक्कनों की कल्पना कर लें तो देखिए इस तरीके से पहला पृष्ठ तो हो गया ये, इसके साथ साथ ही एक पृष्ठ यहाँ पे भी होगा और एक पृष्ठ ये भी होगा। ठीक है, तो देखिए माना कि ये वाला क्षेत्रफल A1 ले लिया हमने, ये जो वक्राकार पृष्ठ है इसका A2 ले लिया और ये समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने A3 ले लिया। ठीक है, तो प्रत्येक क्षेत्रफल में हमने एक एक लघु अवयव ले लिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है और ये क्या है धनावेशित है। तो हम जो देखिए हमने पढ़ा है कि अगर धनावेश की हम बात करें तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो त्रिज्यता बाहर की ओर होती है। तो अतः इस तार के कारण हर पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, देखिए इस तरीके से धनावेशित तार है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर पॉइंट पर इस तरीके से त्रिज्यता बाहर होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाऊंगी तो देखिए ई इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ई वेक्टर।
ठीक है ना। और इसके साथ साथ ही क्योंकि हमने एक छोटा सा लघु क्षेत्रफल अवयव ले रखा है और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, अतः इस क्षेत्रफल की अगर हम दिशा प्रदर्शित करेंगे तो इस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा हो जाएगी। देखिए मैंने क्योंकि इस क्षेत्रफल को A2 मान रखा है तो मैं इसको DA2 बोल रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये A1 A2 A3 इसलिए मान रही हूँ ताकि हम लोग के दिमाग में आ जाएगी कौन से पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्षेत्रफल अवयव की दिशा क्या होगी, इस क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को अलग अलग करके दिखा रही हूँ, बट वास्तव में ये इस तरीके से होंगे कि ई वेक्टर भी इस तरीके से होगा और इसी तरीके से जो DA1 A2 वेक्टर है वो भी इस तरीके से होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होंगे। ठीक है, अर्थात इस केस में ई और DA2 के बीच में जो एंगल होगा, देखिए थीटा इक्वल टू इस केस में कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ गई तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब इसी के साथ साथ देखिए, अब हम A1 पृष्ठ की बात करें तो देखिए इसमें अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएं तो हर पॉइंट में क्या होगी, इस तरीके से ही होगी। तो ई की दिशा तो एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ई की दिशा तो इस तरीके से हो गई। और इस क्षेत्रफल अवयव की दिशा दिखाऊंगी तो देखिए इस क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा मतलब DA1। ठीक है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा A1 क्षेत्रफल का एक छोटा सा पार्ट लिया है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए A3 की बात करूँगा तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ई इस तरीके से हो गई और क्षेत्रफल अवयव की दिशा इस तरीके से DA3 हो गई। ठीक है, तो देखिए ये जो समतल पृष्ठ है दोनों में हम देख रहे हैं कि जो एंगल है ई और DA के बीच का वो क्या है, 90 डिग्री। तो इस केस में भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा और इस केस में भी देखिए साफ साफ दिख रहा है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम की एक आध बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर तो और अब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने A1 A2 A3 क्षेत्रफल में छोटे छोटे से लघु अवयव ले रखे हैं तो इनसे गुजरने वाले पहले हम वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। ठीक है, तो A1 जो समतल पृष्ठ है A1 के लिए D∅1। ठीक है, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, जो हमने वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से पढ़ा है, वो क्या होगा, E.DA। ठीक है, और हम जानते हैं कि मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव के अदिश गुणन के बराबर होगा। ठीक है, तो E.DA हो जाएगा DA1। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं E.DA1 कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, देख रहे हैं हम अभी इस सतह की बात कर रहे हैं, इस वाले की, ये देखिए। ठीक है, तो ये cos 90 का मान हम जानते हैं 0 होता है, तो इस आधार पे इसका मान भी D∅1 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब DA1 क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम A2 जो वक्राकार पृष्ठ है इसकी बात करें तो जो D∅2 हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, E, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, डॉट DA2। ठीक है, तो ये हो जाएगा E.DA2 कॉस, देखिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा E.DA2। ठीक है, ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो तीसरा पृष्ठ है, देखिए ये वाला जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये वाला। ठीक है, तो इसके भी छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। देखिए A3 के लिए तो क्या हो जाएगा, D∅3 इक्वल टू E.DA3। ठीक है, और हम जानते हैं कि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा E.DA cos 90 और cos 90 का मान हम जानते हैं 0, तो इसका मान आ जाएगा 0। ठीक है, तो समीकरण 3 हो गया। देखिए तो समीकरण 1 में हमने A1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला। ठीक है, छोटा सा इस A1 पृष्ठ में जो छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया था DA1, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला तो देखिए ये आया 0। इसी प्रकार से दूसरा केस था कि जो क्षेत्रफल अवयव जो वक्राकार पृष्ठ था A2, उसमें हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया था DA2, उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाला तो वो आ गया E/DA2। इसी प्रकार से जो तीसरा था A3, ये देखिए रेड कलर से मैंने मार्क भी किया है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाला तो ये भी क्या आ गया, 0। ठीक है, तो अब हम इस बेलनाकार पृष्ठ के, ठीक है, अभी जो गॉसियन पृष्ठ है इसके प्रत्येक जो क्षेत्रफल अवयव है उसके कारण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। देखिए टोटल तो हो जाएगा D∅। ठीक है, D∅ जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, D∅1 को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस D∅2 को भी ऐड कर देंगे, प्लस D∅3 को भी ऐड कर देंगे।
ठीक है ना। प्रत्येक पृष्ठ से के जो लघु अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला था उन सबको ऐड कर देंगे। देखिए तो d∅1 का मान इस वाले पृष्ठ के लिए हमने मौखिक भी आप लोग देख सकते हैं 0 आ गया था, प्लस इस वाले पृष्ठ में क्या आया था E इंटू DA2 समीकरण 2 में देखिए, प्लस इस वाले पृष्ठ के लिए आया था d∅3 0 आया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया E इंटू DA2। ठीक है, देखिए तो हमने क्षेत्रफल अवयव के कारण वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। तो अब हम क्या है, अभी तो हमने छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण निकाला था, अब हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको हम फाई ई के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप बेस में आप फाई ई लगा सकते हैं। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन d∅e। ठीक है, अब d∅e का मान हम रखेंगे तो इंटीग्रेशन e इंटू DA2। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि क्योंकि इस एक समान आवेशित सीधे तार के कारण प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो यूनिफॉर्म है, एक समान है, अर्थात E क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन के अंतर्गत बचेगा केवल DA2। ठीक है, तो DA2 कौन सा क्षेत्रफल अवयव है, जो वक्राकार पृष्ठ है, ये जो वक्राकार पृष्ठ है, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो 0 आ गया। ठीक है, अब इस वक्राकार पृष्ठ का हमने कोई छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया था, अगर हम इस छोटे से क्षेत्रफल को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा इस वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि क्या है A2। तो ये आ जाएगा आपका E इंटू A2। ठीक है, E इंटू नहीं लगा रही क्योंकि डॉट जैसा लग जाएगा वो। अब देखिए फाई का मान तो हमारे पास आ गया A2। अब A2 क्या है कि इस बेलन के जो वक्राकार पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है, तो क्यों ना हम इस क्षेत्रफल की भी गणना कर लें। ठीक है, तो हमको पता है कि जो इसका ये देखिए, अगर रेडियस की बात करें तो ये जो रेडियस है देखिए ये क्या है, R है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सर्किल टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए लंबाई हमको दे रखी है L, मतलब ये वाली जो लेंथ है, देखिए ये वाली जो लेंथ है ये हमको दी है L है, और उसके साथ साथ ही हमको ये वाली जो लेंथ हमने निकाली, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको एरिया अगर निकालना तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये वाली जो लंबाई निकाली ये आ गई 2πr। देखिए तो अब हम इसको अगर खोल दें, देखिए इस बेलन को अगर मैं खोल दूं तो इस तरीके का आकार बन जाएगा। देखिए ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगी तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई 2πr है और चौड़ाई L है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2πrl। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे रख दूंगी E इंटू 2πrl। ठीक है, समीकरण एक से हमने इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स समीकरण ए से हमने इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कर ली है। ठीक है, देखिए E इंटू 2πrl। ठीक है, तो अब देखिए इतना तो हमने कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी हमको क्वेश्चन में दिया है वो हमने लिखा। ठीक है, कि अनंत लंबाई का कोई एक समान आवेशित सीधा तार ले लिया। ठीक है, उसके कारण हमने किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो हमने फिर एक गॉसियन पृष्ठ कंसिडर किया। ठीक है, और गॉसियन पृष्ठ के हर सतह पर, हर पृष्ठ पर एक छोटा छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेकर हमने उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया, और फिर नेट हमने क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला। ठीक है, तो हमने गॉसियन पृष्ठ में जो क्षेत्रफल अवयव लिया था उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो निकाल लिया। अब हमको पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए, तो हमने क्या किया कि उसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर दिया। उसको सॉल्व करके हमारा फाई इक्वल टू आ गया E इंटू 2πrl। ठीक है, ये क्षेत्रफल क्या है, इस बेलनाकार पृष्ठ के इस कर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने देख लिया लंबाई L थी और ये वाला क्या है, एक सर्किल बन रहा है और उसकी परिधि 2πr है। तो देखिए खोला तो लंबाई गुणा चौड़ाई, उससे हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे, क्योंकि हम गॉस के नियम का उपयोग कर रहे हैं तो हमने गॉस का नियम तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक के कैलकुलेशन में हम इतना कुछ निकाल चुके हैं कि ये जो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा E इंटू 2πrl। ठीक है, जो नॉर्मल हमने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव के अदिश गुणन के बराबर होता है। ठीक है, उसका यूज करके हमने इतना निकाल लिया। अब हम इसमें गॉस की प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए गॉस के नियम से हम जानते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अर्थात हम जानते हैं, देखिए हम क्या जानते हैं, जो जान रहे हैं बस वही लिख रहे हैं
कि फाई ई मतलब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, ये तो हम बाय डेफिनेशन जानते हैं। गॉस के नियम से हम जानते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अर्थात फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, ये हम गॉस के नियम को लिख रहे हैं, सिंपल उसका स्टेटमेंट। ठीक है, ये समीकरण बी हो गई। देखिए अब चूंकि जो आवेश है Q इस तार में, क्योंकि तार की लंबाई तो अनंत है और अनंत लंबाई में कितना आवेश होगा वो तो हम ज्ञात नहीं करते हैं, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कि जो तार है इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। देखिए मान लिया कि तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम पर मीटर, ये मैंने स्टार्टिंग में ही मान लेना चाहिए था बट मेरे को ध्यान से हट गया। तो देखिए लैम्डा कूलाम पर मीटर है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, देखिए तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है Q/L। ठीक है, तो यहाँ से हम आवेश का मान निकाल सकते हैं। Q बराबर हो जाएगा, देखिए Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो Q का मान हमारे पास आ गया लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो ये जो Q का मान है इसको हम समीकरण बी में रखेंगे। तो देखिए जो फाई ई आएगा, फाई ई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखिए यही हमारी इक्वेशन सी हो गई। देखिए तो हमने क्या किया कि गॉस के नियम का यूज किया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा तार है वो अनंत लंबाई का है। ठीक है, तो हम उस पर आवेश का मान ज्ञात नहीं कर सकते थे। ठीक है, कि इतने में कितना आवेश होगा, लेकिन हम तार के रेखीय आवेश घनत्व को जानते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो तार का रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा कूलाम पर मीटर है। तो डेफिनेशन से हमने लैम्डा इक्वल टू Q/L लिख दिया और यहाँ से हमने Q का मान निकाला जिसको हमने समीकरण बी में निकाल रखा और हमारे पास फाई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में समीकरण ए इक्वल टू समीकरण सी कर देंगे। देखिए तो ई में क्या था, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2πRL और सी में क्या है, फाई ई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैंने खाली समीकरण ए और समीकरण सी यहाँ पे रखी है। ठीक है, अब इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे क्योंकि दोनों की दोनों मान फाई के बराबर ही हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। ई इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी, तो ई को हम यहीं रहने देंगे और ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा, ये यहाँ पे गुणा में तो यहाँ जाके भाग में आ जाएगा 2πRL। ठीक है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। देखिए एल से एल कैंसिल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ बना रहे हैं। देखिए क्योंकि हमने जो इक्वेशन निकाली थी उसमें हमने देखा कि जो 1/2πε0 है वो भी नियत है और लैम्डा भी नियत है, इसका मतलब कांस्टेंट है। इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो केवल और केवल दूरी पर निर्भर कर रही है। ठीक है, दूरी क्या ये आर क्या है कि जो एक समान आवेशित तार है उसकी उस बिंदु से दूरी जहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस पे हमने दूरी को प्रदर्शित किया और वाई एक्सिस पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किया। देखिए तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए जैसे जैसे दूरी इंक्रीज होगी, देखिए अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी देखिए यहाँ पर और घट जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से देखिए जैसे जैसे दूरी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बस यही क्या है कि जो हमको फॉर्मूला मिला था उसी का रिलेशन देख के हमने ग्राफ बना दिया। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए, इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। टफ बिल्कुल भी नहीं है, एक दो बारी प्रैक्टिस करना और आराम से हो जाना है। ठीक है, तो थैंक यू।